आज हम दूसरे सत्र में, जो योग के बाद आहार का सत्र होता है, उस सत्र में प्राकृतिक जैविक खेती, समाज और इस सरकार, दुनिया को पर एक कविता सुनाएंगे। सुनाने वाले हैं और हरिद्वार से पवन जी आने वाले हैं। और एक अद्भुत कविता, और हमें पता ही नहीं था कि हमारे योगाहार कार्यक्रम में और जिनके मार्गदर्शन में यह कार्यक्रम चल रहा है, वो इतने रचनाकार हैं, कलाकार हैं, कवित्व हैं, कवि हैं। तो यह सब आज हमें जब कल जानकारी मिली कि हम कविता सुनाएंगे और सिस्टम से 6 भागों में एक कविता का प्रस्तुतिकरण होगा। हम लोग सब आनंद लें और अपने साथियों को भी जोड़ लें, क्योंकि यह हमारे जीवन पर, हमारे समाज पर, हमारे ध्येय पर आधारित कविता को सुनाने वाले हैं आज के हमारे मुख्य वक्ता, चीफ गेस्ट आदरणीय पवन कुमार जी। पतंजलि योगपीठ हरिद्वार से मैं सम्मान के साथ और तालियों के साथ आमंत्रित करूंगा। सदन तालियां बजाए, क्योंकि कवि को तालियों की आवश्यकता होती है। वो कहते हैं तालियां बजाएं। तो हम सब तालियां बजाएं और आमंत्रित हैं आदरणीय पवन कुमार जी मंच पर पधारें और हम सब सर का स्वागत है जी। वो तो स्वागत है। नमस्कार सर। सर, सभी को बहुत बहुत अभिनंदन। आज के हमारे स्वागत। धन्यवाद सभी को। ओम स्वागत जी। मैं आज के हमारे जो मॉडरेटर हैं, मैंने रिक्वेस्ट किया है दिनेश सेमवाल जी को, वो मेरे साथ संचालित करेंगे। और उन्होंने मेरी यात्रा देखी ये कविता बनाने में, क्योंकि बहुत लंबा समय नहीं हुआ है और बहुत अभी कुछ ही दिन पहले एक आभास हुआ और अचानक से ये सारी व्यवस्थाएं हो गई। और मैं सबका धन्यवाद देना चाहूँगा आप सब लोग के साथ मिल करके, और कई सारी चीज़ों मैंने सीख करके, न केवल आपसे, अपने परिवारों से, अपने मित्रों से, उनके साथ सीख करके जो हमारे विचार हैं, एक जो है चेतन है, एक अवचेतन है, और कुछ हमारी स्मृतियां हैं, उसका एक संगम है जो आज मैं प्रस्तुत करूंगा आपके साथ। और हमारे साथ, मेरे साथ बहुत सौभाग्य की बात यह भी है, हमारे बहुत पुराने साथी संजय कपूर जी भी जुड़े हुए हैं। पता नहीं वो कहाँ पर है, अभी विदेश में, अमेरिका में है कि कहीं और जगह पर है। उनका भी स्वागत है। उनका स्वागत है। आदरणीय सभी जो हमारे नए सदस्य जुड़े हैं, उनका स्वागत है, वंदन है और अभिनंदन है परिवार पतंजलि योग से। धन्यवाद जी। आप कहाँ पर विचर रहे हैं? आप कहाँ विचर रहे हैं अभी अमेरिका में? अभी साउथ कोरिया में। अरे ये साउथ कोरिया में, दक्षिण कोरिया से आज प्रस्तुत हैं। और हमारे हरिराज सिंह जी भी उपस्थित हो गए, हमारे साथ पूर्व में भी आए थे। और मैं देख रहा हूँ और भी मेरे कुछ साथी जो कि प्राकृतिक खेती पर काम करते हैं, वो भी आज जुड़े हुए हैं। तो आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। और मैं दिनेश जी से रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि दिनेश जी की वाणी बड़ी अद्भुत है, और जब मैं कविता लिख रहा था, इनके साथ ही था मैं बैठा हुआ, तो उनके कुछ अंश मैंने इनके साथ बैठ करके भी लिखा। मैं अनुरोध करना चाहूंगा दिनेश जी से, आप शुरुआत करें आज की सत्र की, और फिर हम धीरे धीरे करके हर एक भाग पर मैं जाकर के एक अपनी प्रस्तुति देने का प्रयास करूंगा। जो भी चीजें आएंगी, आपसे अनुरोध है कि आपके भी कुछ सुझाव, विचार, कुछ चिंतन आपका भी होगा तो जरूर चैट बॉक्स में लिखें, अन्यथा लिख लें, और मुझे भी उसका अपने फीडबैक देने का, सुझाव देने का मुझे भी कृतार्थ करें। इससे हम कविता को और अच्छा बना सकते हैं। इस तरह की और भी प्रयास अभी जारी है मेरे। तो दिनेश जी, आपसे शुरुआत करते हैं। जी आदरणीय, सादर प्रणाम। सदन के आदरणीय सदस्यों को नमन, वंदन। और आज का जो विषय है बहुत ही रोचक है। रोचक इसलिए कि हमारी जो भावनाएं हैं वही हमें जीवंत रखती हैं, और ये भावनाएं ही हैं जो इस धरती को अलग सम्मान देती हैं और भविष्य के प्रति हमें निश्चित करती हैं। मैं बस यही कहना चाहता हूँ, जब गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपनी कविता का प्रारंभ किया
तो उन्होंने कहा कि उन्होंने भगवान शिव शंकर को उनके परिवार सहित ध्यान किया। और जब आदरणीय पवन कुमार सर अपनी कविता, वो भी हिंदी कविता है, अंग्रेजी की बहुत सारी कविताएं उनकी हैं, बहुत सारे लेख उनके हैं, लेकिन जो जीवन का अनुभव उन्होंने अब हिंदी कविता की तरफ आगे बढ़ाया है, वो संभवतः मुझे लगता है कि किसान और धरती से प्रेरित होकर ही आगे बढ़ाया है। और मैंने उन्हें देखा, मुझे सौभाग्य मिला कि किस तरह से वो ब्रह्म मुहूर्त में उन्होंने बताया कि वहां से जो प्रेरणाएं मिली उनको आगे बढ़ाया, और कुछ समय से वो इस कार्य में आपके सभी के लिए इन पंक्तियों को पिरो रहे हैं। मैं आदरणीय जी से निवेदन करूंगा कि आप की जो कविता है वो अलग अलग भागों में, अलग अलग पाठों में है, आप उनको पढ़ेंगे और फिर जहाँ पे लगेगा तो मैं जिज्ञासा भी करूंगा कि कैसे उन शब्दों का अर्थ क्या हो जाता है। और बस इन्हीं शब्दों के साथ कि वर्णानात् संघानां रसानां छंसामपि वीणानां कर्तारो वंदे वाणी विनायको। तो आदरणीय पवन सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप अवश्य ये बताएं कि कविता के साथ साथ कि कैसे ये प्रेरणा आपको मिली है और कैसे आप भावनाशील होकर के पिछले एक सप्ताह में प्रकृति, धरती, किसान और देश का चिंतन कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रणाम जी, धन्यवाद दिनेश जी, बहुत सुंदर, बहुत आपका अभिनंदन। आपसे भी प्रेरणा लेकर के मैंने ये कविता लिखी। आप इस मंच से जो हमारे बहुत सारे साथी हैं, हीरालाल जी से मैंने कल बातचीत की, उनसे प्रेरणा लेकर के भी मैंने कुछ अंश मुझे समाप्त हो पाए। इस मंच से जो मैंने सीखा उससे भी प्रेरणा लेकर के मैंने कुछ अंश मेरे निकले, जैसे कि मैं बता रहा था, हमारा चेतन, अवचेतन और हमारी स्मृतियां, ये बड़ी महत्वपूर्ण है। और इस प्रकार से अपने परिवार से मिल करके उनकी जो बातें हैं, उनकी बातें को सुन करके मैंने समझने का प्रयास किया। इस प्रकार से और भी जो जिंदगी के अनुभव हैं और जो भी हमने महसूस किया, जो भी हम पाते हैं और जो भी हम महसूस कर पाते हैं, जरूरी नहीं महसूस हम अच्छा ही कर पाते हैं, कई बार हमारे दूसरे अनुभव भी होते हैं, तो उनका एक ये संगम है ये कविता। और ये प्रेरणा अचानक से ही आई और अचानक से ही एक विचार उठने लगे। और विचार इस प्रकार से उठने लगे क्योंकि मुझे अभी जब एक प्रस्तुतिकरण के लिए बुलाया गया तो मैंने सोचा मैं क्या करूं, तो मैंने कविता अंग्रेजी में लिखी। लेकिन जब अंग्रेजी की मैंने कविता लिखी भी, और बड़ी छोटी सी कविता थी, वो भी प्रकृति पर ही आधारित थी, तो मैंने सोचा कि क्यों हमारे मन में जो शब्द आ रहे हैं वो तो हिंदी के शब्द हैं, तो मैं अंग्रेजी के शब्द में मैं लय और ताल निकालने की कोशिश कर रहा था। और कई बार मैं इंटरनेट का भी फायदा मतलब लेना चाह रहा था, लेकिन यह कविता विशुद्ध रूप से केवल हिंदी में ही अपने अंदर से ये सारे वाक्य निकले और इसको फिर थोड़ा सा संजो करके किया है। मैं शुरुआत करता हूँ और पहला भाग है कविता का, प्रकृति वंदन। ये जो कविता है ये पूर्ण रूप से प्रकृति पर केंद्रित है, उसी पर हम समर्पित है, उसी के ऊपर हमने अपने आप को देखने का प्रयास किया कि हम इस प्रकृति के सामने क्या है और इस प्रकृति के सामने हम क्या योगदान कर सकते हैं। तो मैं शुरुआत करता हूं, पहला भाग है प्रकृति वंदन से। हम बच्चे हैं धरती माता के, आओ इसे नमन करें, इस धरती से है निकले, आओ इसकी जय करें। यह धरती हमें देती है भोजन पानी, इससे नहीं करनी है हमने मनमानी। हम जो भी इस माटी से पाए, इस धरती का कर्ज समझकर वापस लौटाए। वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों से प्रकृति को करें नमन, विकास तो करें लेकिन प्रकृति के मानव अधिकारों का ना हो हनन। जिस धरती के कण कण में बसे है राम, इस धरती को क्यों ना करें हम प्रणाम। ये पहला भाग है, ये पहली 10 लाइनें हैं प्रकृति के वंदन की, इसके उपासना की, इसके प्रति हमारे मन में जो भाव उठे हैं उसकी कुछ पंक्तियां जो है सामने मैंने प्रस्तुत की है। और दिनेश जी, आपका इसमें कोई प्रश्न? जी जी हाँ। और मैं आदरणीय सदस्यों से ये बताना चाहूंगा कि पिछले दिनों जैसे आदरणीय सर ने बताया कि हम एक कार्यक्रम में थे
तब मैंने इन कविताओं की पंक्तियों को आदरणीय श्री के श्री मुख से सुना। और जब कार्यक्रम में बीच में विराम होता था तो युगाहार की बात होती थी, किसानों की बात होती थी और धरती माता की बात होती थी। अब जब सर ने ये कविताएं सुनाई हैं कि हम बच्चे हैं धरती माता की, आओ इसे नमन करें। एक तरफ धरती माता पे कुठाराघात हो रहा है और साथ में कई संवेदनशील लोग धरती के लिए कार्य करने के लिए आगे आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे धरती माता जो शब्द है और साथ में दूसरी पंक्ति आपकी प्रकृति के मानव अधिकार, ये एक तरफ धरती माता, दूसरी प्रकृति के जो मानव अधिकार है वो क्या है। और इन सब में अगर ये देखा जाए कि अंतिम जो पंक्ति है कि जिस धरती के कण कण में बसे हैं राम, तो धरती माता, प्रकृति के मानव अधिकार और जो ये राममय कण कण में राम आपने कहा है, तो इनकी अगर व्याख्या करें तो हमारे श्रोताओं के लिए, हमारे सदस्यों के लिए और खुद मेरे लिए ये सरल हो जाएगा और इसका स्वाद और भी मैं चख पाऊंगा। जी धन्यवाद, धन्यवाद दिनेश जी। और इसको करने के लिए अब मैं भाग 2 में चलता हूँ। वर्तमान परिदृश्य एवं संवेदनशीलता, ये इसका टॉपिक है। ये किसानों के लिए है। इसमें किसानों के, कुछ किसानों के लिए, कुछ किसानों के दूसरे तरह के किसानों के लिए। तो मैं करता हूं। सुनो किसानों, तुम भी कर लो तैयारी, रसायन छोड़ो, प्राकृतिक खेती के साथ कर लो यारी। धरती से जुड़कर तुम अन्नदाता कहलाते हो, धरती से जुड़कर तुम अन्नदाता कहलाते हो। क्या तुम आंदोलित होकर केवल पैसे पर ही बतियाते हो? क्या तुम प्रकृति के एमएसपी पर सोच भी नहीं पाते हो? अभी एमएसपी पर बातचीत हो रही थी, तो हमने कहा क्या तुम प्रकृति के एमएसपी पर सोच भी नहीं पाते हो? तुम देने वाले भी बन सकते हो, इस पर भी तुम विचार करो। क्या तुम उत्पाती किसान की पहचान बनवाना चाहोगे? होगा जब प्रकृति से सामना, तो तुम क्या अपनी पहचान छुपाओगे? बचा लो मिट्टी पानी को, कैंसर ट्रेन मत पनपने दो। प्रकृति है अनमोल, इसको भरपूर समर्थन दो। अब इसके आगे एक और है जरा सी दृष्टिकोण। इस देश की माटी की खुशबू नहीं समझ पाए कुछ परिवार, भर देते प्रकृति की जेब, बन जाते पालनहार। अगर प्रकृति का देते का कर देते बेड़ा पार, क्यों ना मिलता सबका प्यार। ये भाग 2 की समापन है। और इस पर आपकी टिप्पणी, सुझाव? तो जी। और अब जब आपने भाग 1 की कविता पढ़ी और भाग 2 की कविता पढ़ी, तो धरती माँ और जो प्रकृति की जो एमएसपी है, वास्तव में ये सोचने पे मजबूर करती है कि हम जो एमएसपी की बात कर रहे हैं, वो यहाँ पर जिज्ञासा प्रकट होती है निश्चित ही कि एक तो हमें हमारी एमएसपी जिसकी हम पुरजोर से आवाजाही कर रहे हैं, आवाज दे रहे हैं, और दूसरी प्रकृति की एमएसपी क्या है। क्या प्रकृति की एमएसपी वही है जो आप प्रकृति के मानव अधिकार या प्रकृति के अधिकारों की बात कर रहे हैं? ये भी एक प्रश्न उठता है। और जो उत्पाती किसान है, ये शब्द कैसे उत्पन्न हुआ है, ये इस शब्द का निर्माण कैसे हुआ है, एक नया शब्द बना है। क्या ये शब्द हमें और आंदोलित कर सकता है या हमें ज्यादा समझ दे सकता है कि हमारी धरती के प्रति जो कर्तव्य है वो क्या है। और फिर आपने कैंसर ट्रेंड का जिक्र किया है। कैंसर ट्रेंड और इस उत्पाती किसान और प्रकृति की एमएसपी, इसमें क्या संतुलन है, क्या इसमें क्या संबंध है? और साथ में जब आप ये बताएंगे तो मैं आदरणीय सदस्यों को ये भी सूचना देना चाहूंगा कि हमारे एक जो कवि है और युगाहार के सदस्य हैं आदरणीय प्रेमचंद शर्मा जी, जो पद्मश्री हैं, वो भी उपस्थित हो चुके हैं। और इस जो आज साहित्य मंचन है और आदरणीय पवन कुमार सर आज अपनी प्रकृति के प्रति समर्पित कविता सुना रहे हैं, तो वो व्याख्या भी कर रहे हैं इन्हीं शब्दों के साथ। तो मैं पुनः आदरणीय पवन कुमार सर के पास पहुंचता हूं कि प्रकृति की एमएसपी, उत्पत्ति किसान और कैंसर
ट्रेन की व्याख्या भी अवश्य करेगा। जरूर। मैं हमारे साथ जो नए जो जुड़े हैं, हमारे साथ जो अभी जिक्र किया दिनेश जी का, और साथ ही दुर्गेश जी भी जुड़े हैं वाराणसी से, उनका भी अभिनंदन है, बहुत बहुत स्वागत। अब मैं भाग 3 की तरफ बढ़ता हूँ, वो है प्राकृतिक खेती के हितधारकों के रंग ढंग। अब जो बात हो गई, चलो जो हो गया है, जो हो रहा है, उसके ऊपर हम क्या बातचीत करें। अब हम देखें कि इस प्राकृतिक खेती जब हो रही है तो इसमें जितने भी लोग इससे जुड़े हैं वो क्या कर रहे होंगे, इस ध्येय के साथ ये कुछ शब्द लिखे हैं। बच्चे भी खेल खेल में सीख रहे माटी के रंग, जो सांप सीढ़ी का खेल बना है तो उसी को, बच्चे भी खेल खेल में सीख रहे माटी के रंग, ऐसी शिक्षा भरेगी उनके जीवन में उमंग। कृषि सखी भी शपथ लेकर चिंतित हो गई हैं, यह खेती जो होती थी उससे वह भी संभल गई हैं। प्रकृति का साथ पाकर माता, यानी कि हमारी कृषि सखी या हमारी माताएं, प्रकृति का साथ पाकर माता भी उत्साहित है। छोटे छोटे प्रयासों से वह भी संकल्पित हैं। खेतों में जहां वैज्ञानिक कर रहे काम, जैविक निष्कर्ष में पहुंचकर खेती को दे रहे नया आयाम। दूर किसान यह देखकर नहीं है अब उदास, खेती में उसका साथ देने सब कर रहे प्रयास। प्राकृतिक उत्पादों को जब उपभोक्ता तक पहुंचा पाओगे, घर की थाली में हो पौष्टिकता, गृहिणी की चाह में पूरा दाम ले पाओगे। जैविक उत्पादों की खुशबू से महक रही है डाली डाली, अब तो गृहिणी को भी चाहिए जैविक थाली। अमृत काल में धन संसाधन की नहीं है कोई कमी, बस अपने प्रयासों से बनोगे पृथ्वी के धनी। अब मैं जब सचिवालय गया तो वहां पर भी मैंने देखा, सचिवालय जाकर मैंने भी देखी समय की करवट। प्राकृतिक खेती समर्थन की फाइल दौड़ रही है सरपट। सरकार को भी आगे आकर निरंतर करनी है निगरानी, प्रयासों में कमी न रह जाए ऐसे बनना है ध्यानी। ऐसे छोटे छोटे प्रयासों की सीढ़ी बनानी है, सांप कहीं निगल न जाए बरतनी सावधानी है। ये मेरा तीसरा भाग समाप्त हमारा हो गया है। तो इस भाग जी, पर और ये जो तीसरा भाग है वो अद्भुत है। वो इसलिए कि जो प्राकृतिक खेती की जो हितधारक हैं, वो मेरे ख्याल से कविता का ये पहला मोड़ होगा जब प्राकृतिक खेती के हितधारकों को, यानी किसान और समूचे उपभोक्ताओं को सम्मिलित किया गया होगा, मुझे ये ध्यान आता है। और इसमें जो कृषि सखी शपथ लेकर के चिंतित हो जाना, इसका अर्थ मुझे लगता है कि बहुत बड़ी चुनौती है कि हम इस धरती के लिए, अपने भोजन के लिए और जो जैविक और प्राकृतिक खेती के लिए कार्य करना कितना चुनौतीपूर्ण होगा, लेकिन उसके पार पाना है। थाली में हो पौष्टिकता, गृहिणी की चाह, ये शब्द आया है। और जब आज का समय, और बहुत ही ये समसामयिक पंक्तियां इस कविता में सम्मिलित दिखती हैं। एक गृहिणी, एक माँ, एक परिवार ये चिंता कर रहा है कि हमारे भोजन की थाली में विष विहीन, विष मुक्त और पोषण युक्त भोजन कैसे आए, ये बड़ी चुनौती है। हाँ, इसका समाधान हमारे किसान दे रहे हैं। और जो जैविक थाली है, जो समर्थन की फाइल है, आपने सचिवालय की बात करी, ये दौड़ धूप की बात करी है, और आपका जो प्रयास रहा है और साथ में जो ये अनुभव रहा है, आपने पिरोने का कार्य किया है, और जो छोटे छोटे प्रयासों को बनाकर आगे बढ़कर ये सीढ़ियां बनाने की बात की है। फिर सांप कहीं निगल न जाए बरतनी सावधानी है, एक बड़ी चुनौती भी है, एक सतर्क करना भी कवि की तरफ से इन शब्दों के साथ हमें जोड़ा गया है। और संभवतः इसकी व्याख्या भी आगे होगी। और सबसे अच्छी बात यह है कि एक भाग के जो प्रश्न हैं वो दूसरे भाग में उत्तर के रूप में मिल जा रहे हैं, और जिज्ञासा आपके अगले शब्दों की हमें और हमारे पास आ रही है। जी आदरणीय, हम आपके भाग 4 में जो प्राकृतिक खेती का जुनून है उस पर पहुंचते हैं। जी धन्यवाद दिनेश जी।
और ये जो प्राकृतिक खेती का एक कार्यक्रम है, उसका एक नेशनल मिशन शुरुआत हो गई है उसकी, उससे भी मैनेज हैदराबाद से मैं देख रहा हूँ। हेतुल अवस्थी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत स्वागत। तो मैं प्राकृतिक खेती का जो जुनून है भाग 4, उसके बारे में बताता हूँ कि अब ये जुनून कैसा हो रहा है। केंचुआ भी नाच रहा है, कर रहा है गुणगान, छोटे छोटे जीवों का बढ़ रहा सम्मान। ऐसी प्रकृति की नेमतों का जब ले रहे संज्ञान, गौ माता के आशीर्वाद से महक उठा इंसान। प्राकृतिक खेती की राह अब नभ में भी आसान, छोटी सी मधुमक्खी भी दे रही योगदान। जीवामृत और जैविक बीजों का उत्पादन कर रहा जनूनी किसान, आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा, हो रहा उसका सम्मान। धरती के विभिन्न आयामों में कर रहे योगदान, पृथ्वी पवन जल तेज नभ सभी से है समाधान। अब तो गांव के प्रधान और संगठनों में भी होने लगी होड़, मैं क्या योगदान करूं, सभी लगा रहे हैं दौड़। ये चौथा भाग समाप्त हो गया है जी। और जब हम इस चौथे भाग को सुन रहे हैं कि छोटे छोटे जीवों का बढ़ रहा है सम्मान, या फिर गौ माता के आशीर्वाद से महक उठा इंसान, आगे जब सुनते हैं कि प्राकृतिक खेती की राह अब नभ में भी है आसान, नभ में भी आसान, और जीवामृत जीव बीजों का उत्पादन कर रहा जुनूनी किसान। जब प्रथम भाग और द्वितीय भाग को हम सुन रहे थे तो लग रहा था कि आपसे प्रश्न पूछा जाना चाहिए कि आप कविताओं के इस नदी के प्रवाह को किधर को मोड़ रहे हैं। लेकिन जब चौथा भाग और पांचवा भाग हमारे पास आता है, तीसरा भाग और चौथा भाग हमारे पास आता है, तो लगता है कि एक किसान, एक आम इंसान अपनी स्थिति परिस्थिति, अपनी खेती और अपने जीवन के जो द्वंद्व हैं और जो संघर्ष है, उसका जो अगला कदम है, उसके पास स्वतः ही प्रश्नों का उत्तर भी आ रहा है। और साथ ही हमारी जिज्ञासा ये भी बढ़ती है कि ये प्रश्न और प्रश्नों का उत्तर, समाधान। और मुझे तो योगाहार के जो पिछले लगभग 100 दिन या 200 दिन के जो चित्र दिख रहे हैं इन कविताओं की पंक्तियों में, तो ये साकार होते दिख रहे हैं। और आगे हमारे जो आदरणीय सदस्य बाद में प्रश्न भी करेंगे तो उनमें इनकी व्याख्या भी की जाएगी। जी आदरणीय, आपका पुनः स्वागत है। और जो आदरणीय नए सदस्य जुड़े हैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत कि आज हम सुन रहे हैं आदरणीय पवन कुमार सर की पहली हिंदी कविता जो है कि प्रकृति को समर्पित है। जी स्वागत सर। जी धन्यवाद दिनेश। अब हम पांचवें भाग की तरफ आ रहे हैं, जिसमें हम समर्पित होकर के हम योगाहार कार्यक्रम में भी अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित करते हैं, चाहे योग के प्रति करें, चाहे जैविक खेती के प्रति करें, चाहे किसी भी रूप से करें। तो अब समर्पण की बात है। जो भी इस धरती का करेगा बेड़ा पार, प्रकृति भी देगी उसको छप्पड़ फाड़। कहीं मालिक की फटकार न सुननी पड़े। एक नया शब्द आया है प्रो बोनो, वो अभी कुछ उसके मैं अलग से बताऊंगा, तो उसके बारे में बताऊंगा। कहीं मालिक की फटकार न सुननी पड़े, प्रो बोनो होकर कभी हम भी घबराते हैं, फिर भी धरती माता को शीश झुकाते हैं। भारत माता को यह जीवन समर्पित हम कराते हैं। तो ये समर्पण की बात है। ये प्रो बोनो का जो अर्थ है वो ये है कि हम किसी भी काम को बिना किसी पैसे की चाह के, और लीगल फर्म रूप में इसको कहा जाता है कि इसको या तो बहुत कम पैसे में या लगभग किसी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट उसको हम कर दें। तो ये सब प्रकृति का काम है, ये सब प्रो बोनो है। और आपको जानकर खुशी होगी, मैंने इस प्रो बोनो शब्द के ऊपर भी एक कविता लिखी है, और आने वाले समय पर जब भी अवसर मिलेगा तो मैं उसके ऊपर भी सुनाऊंगा, क्योंकि उसका हमारे जीवन के साथ एक बड़ा गहरा तालमेल है। और बहुत ही प्रकृति के साथ तो है ही, हमारे जीवन के साथ, हमारे जीवन के विभिन्न चरणों के साथ ये शब्द का बड़ा, वैसे तो शब्द ये लैटिन है, अंग्रेजी में यूज होता है, लेकिन इसको इसकी शब्दों को मैं
उस कविता पर मैंने और अच्छी तरह से समझाने का प्रयास किया है। तो हम ये कह रहे हैं कि प्रकृति जो भी हम धरती माता के साथ करें, जो भी हम प्रकृति के साथ करें, उसको हम आगे बढ़ाते हुए, उसके संरक्षण की बात है, उसको आगे बढ़ाने की बातचीत है। और इसके साथ ही हम धरती माता को भी शीश झुकाएं, भारत माता को भी शीश झुकाएं। और मैंने जब ये कविता अंग्रेजी में लिखी थी तो मैंने उसमें 3M का कॉन्सेप्ट दिया था जब मैं सरकार के साथ बातचीत कर रहा था। उसमें से पहला मौ जो है वो था धरती माता, दूसरा है गौ माता और तीसरा है हमारी माता जिसने हमें जन्म दिया। या इसको हम कृषि सखी भी कह सकते हैं, इसको हम कुछ और भी कह सकते हैं। यानी कि जहाँ से हमारा शुरुआत हुई है उन सारी माताओं को हम शुरुआत करें। और प्राकृतिक खेती में तो गौ माता को केंद्र बिंदु मानते हुए हम लोग काम करने की बातचीत कर रहे हैं। धरती माता, गौ माता और हमारी अपनी माता, इन चीजों का व्याख्या इस प्रकार से है। और इसी के साथ में अब अगले चरण की तरफ चलता हूं जो कि अंतिम चरण है, वो है सरकार से अनुरोध। इस चरण में, इस भाग में हमने सरकार से अनुरोध किया है और हमें सोचना है कि हमारी सरकार कौन है। और इसको बारे में मैं व्याख्या करूंगा। तो मैं बोलता हूं, अभी समय है, सभी समय है, आगे बढ़ो सरकार। जन के काज विलंब न कीजिए, आतुर दौर महासुख दीजिए। अपने जन को तुरंत उबारो, सुमिरत होए आनंद हमारो। ये दो पंक्तियां हैं, मैंने कहीं से ली हैं, एक उससे ले रखी हैं, उसके बाद बताएंगे। अमृत काल में, अगला है, अगली लाइन है, अमृत काल में प्रकृति की MSP की करो जय जयकार। प्राकृतिक खेती के दम से ही कहलाओगे पालनहार। तो ये सरकार का मतलब एक हमारी सरकार है जो हमें अभी पोषण कर रही है, हमारा ध्यान रख रही है, हमें जीने के लिए कई सारे साधन उपलब्ध करा रही है। यह सरकार चाहे पक्ष की सरकार हो, चाहे विपक्ष की सरकार हो, किसी देश की सरकार हो, किसी प्रांत की सरकार हो, ये सभी सरकारों के लिए है। मैंने इसको दूसरे तरह से लिखा था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि ये तो आज किसी की सरकार है, कल किसी दूसरे की सरकार है, तो हम इसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करते हुए हम किसी एक विशेष सरकार की ही बात नहीं कर रहे हैं, हम सभी सरकारों की बात कर रहे हैं। तो ये तो एक भाव है, लेकिन दूसरा इसका भाव उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि जो प्रकृति की सरकार है उसके सामने हमें बढ़ना है, उसी को नमन करना है, उसका संरक्षण भी करना है, उसमें योगदान भी करना है, उसी से मांगना भी है कि हम आगे बढ़ के अपनी इस सरकार को, इसलिए हमने दूसरी जो वो लाइन है वो लिखी है, जो मैंने लिखी उसको मैंने पढ़ के इसको लिखा, जन के काज विलंब न कीजिए, आतुर दौर महासुख दीजिए। जो जन के काज हैं, जो जन मतलब केवल आदमी ही नहीं है, मनुष्य नहीं है, इसमें हमारे साथ रहने वाले जितने भी प्राणी हैं, जिसकी कि हमारी सनातन संस्कृति में हम रोज प्रार्थना करते हैं कि सभी को सुख मिले, सभी खुशी के साथ रहें। तो ये इसका जन का मतलब ये है कि मानव के साथ, उसके साथ जुड़ी हुई जितने भी प्राणी हैं जिसका वो संरक्षण कर सकता है। अभी हमने केवल केंचुआ के बारे में बात की, हमने केवल गौ माता के बारे में बात की, हमने केवल मधुमक्खी की बातचीत की, लेकिन हम बाकी प्राणियों के बारे में भी हम चिंतन करें और उससे ही हमें सुख मिल पाएगा। और अपने जन को तुरंत उबारो। अपना जन जो है, भगवान से हम प्रार्थना कर रहे हैं कि अपने जन को आप तुरंत उबारो, और इसमें इसी से ही हमें आनंद मिल पाएगा, इसी से ही हम आनंदित हो पाएंगे, इसी से ही प्रकृति में आनंद फैलेगा। ऐसी कामना के साथ, और इस अमृत काल का जो समय है, जिसके अभी वर्तमान में जो समय है, उसमें हम कह रहे हैं कि हम प्रकृति के MSP पर बातचीत करें, सरकार उसका गुणगान करे। ये सरकार के पास मौका है कि सरकार इसका आगे लाभ लेते हुए इस तरफ भी आगे विचार करे, और इसी से ही चाहे कोई भी सरकार हो, चाहे हमारी प्रकृति की सरकार हो, सभी हमारे पालनहार बन करके हमें सुख और आनंद प्रदान करेंगे। ऐसी कामना के साथ मैं अपनी इस प्रयास को समर्पित कर रहा हूँ प्रकृति को, धरती माता को, भारत माता को। और इसी प्रकार से जो परिवार है हमारे, एक हमारा योगहर परिवार है, एक हमारा अपना व्यक्तिगत परिवार है, इन सब परिवारों को यह कविता पूर्ण रूप से
क्या कहते हैं समर्पित है। इस योगाहार परिवार से हमने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ हमें जानकारी दी, बहुत सारे जो स्मृतियां हैं उसकी पंक्तियां, उसके कुछ शब्द यहाँ पर भी मैंने पुरवने का प्रयास किया है। तो यही मेरा छोटा सा प्रयास। आपको कैसा लगा, आपके विचार, आपके सुझाव, मैं धन्यवाद करता हूँ। आपने इस कविता को सुनता हुआ, और मैं अपने कुछ दोस्तों से कह रहा था कि आओ आज तुम्हें कविता सुनाऊंगा, अपने साथ तुम जो अपने टमाटर, कवियों के होता है ना कि टमाटर अंडे पड़ते हैं उसको जब कविता कोई सुनाता है, तो ऐसा भी मैंने कहा आप तैयारी करके आना, और अपने जो अच्छे चीजें हैं और बाकी जो चीजें हैं उस सब चीजों को करते हुए जो त्रुटियां हो गई हैं उसको आप माफ भी करें मुझे। तो इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद जी जी, बहुत ही सुंदर सर। और आदरणीय सदस्यों ने आज प्रकृति को समर्पित ये कविताएं सुनी, उसमें जो सुना प्रकृति का बंधन, वर्तमान परिदृश्य और संवेदनशीलता, प्राकृतिक खेती के हितधारकों की आपने बात की है, साथ में प्राकृतिक खेती का जो जुनून दर्शाया है, जो योगा के माध्यम से हमारे जो किसान हैं, हमारे जो सदस्य हैं, उनमें देखने को मिला, और उन्होंने हमें बहुत कुछ सिखाया है। वो सभी का एक समापन आपने इसमें देने की प्रयास किया है, और साथ में संदेश दिया है कि आओ समर्पित करें, और साथ में सरकार से अनुरोध किया है, और ये भी सरलता से बात की है कि सरकार कौन सी सरकार, सबसे बड़ी सरकार है धरती की सरकार। और सरकार जब भी बात करते हैं तो हमें धरती से भी कुछ अपेक्षाएं होती हैं, अपने सरकार से अपेक्षाएं होती हैं, जो माता पिता की सरकार है, घर की सरकार है, उससे अपेक्षाएं होती हैं, और उस अपेक्षाओं के साथ हमें कदम बढ़ाने की भी आवश्यकता होती है। इसलिए आपने समर्पण का भाव, प्रकृति के साथ जुनून भी दिया है। और मैं इन्हीं शब्दों के साथ आदरणीय सदस्यों के पास पहुंचता हूँ, आदरणीय मुनीलाल जी भाई साहब के पास पहुंचता हूँ कि वो हमारे जो सदस्य है उपस्थित हैं, उनकी जिज्ञासाएं है, और इस जो प्रकृति के प्रति जो समर्पित कविता है उसमें जो भाव उनके मन में आते हैं। जी, तो आप आदरणीय मुनीलाल जी भाई साहब आदरणीय सदस्यों से वार्तालाप करें, और अवश्य ही उनके मनोभावों को, क्योंकि भावशीलता के आधार पर हम जीवित है, जीवन हैं, और युगों तक। जी जी, आपका स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत। और साथ में कई कवि हैं जिनके मन में नए शब्द उमड़ रहे हैं इस कविता को सुनकर, उन सभी का स्वागत। बहुत बहुत साधुवाद और बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हमें ऐसा लग रहा है कि हम हैं कहाँ, मुझे पता ही नहीं कि आज आदरणीय पवन कुमार जी का जो चेहरा देख रहे हैं, सर पर टोपी देख रहे हैं, ऐसा चमकता हुआ चेहरा, अगर एक कविता लेके आए हैं तो एक कविता ने कितना बदलाव कर दिया। सबसे पहले तो सदन बहुत तालियां बजा के वैसे सब अभिवादन कर रहे हैं, परंतु मैं चाहूंगा हर व्यक्ति के कुछ न कुछ कहने के मन में है, तालियां बजाने का मन में है, तो पहले तालियां ही बजा ले, इसके बाद फिर हम संवाद करते हैं। सभी लोग और म्यूट कर ले, सभी तालियां बजाएं आदरणीय पवन कुमार जी और करने वाले आदरणीय दिनेश जी सेमवाल जी के लिए। बहुत सुंदर। आज जो कविता बहुत सुनी है, लेकिन कविताएं समाज के लिए, देश के लिए, हमारी प्रकृति के लिए, जो कविता किसानों के हित में, सरकार के लिए चुनौती और सरकार के लिए संदेश, जो आप आदरणीय पवन कुमार जी ने सुनाया। और हमारे साथ जुड़े हैं आदरणीय मेहमान जुड़े हैं, अतिथि जुड़े हैं, आदरणीय डॉक्टर अशोक मेहता जी सहित हमारे देश विदेश से भी हमारे कई मान्यवर जुड़े हैं। मैं उनको चाहूंगा, उनके हम कमेंट लेंगे। सबसे पहले दो शब्द हीरालाल जी के मन में कुछ उभर रहे हैं, तो वो अपने प्रस्तुत करें। आदरणीय दिनेश जी और आदरणीय पवन जी ने जो हम सबको आज आनंदित किया है, इसके बाद हम अतिथियों के कमेंट लेंगे और उनके मन की बात सुनेंगे। तो मैं आदरणीय हीरालाल जी को सादर आमंत्रित करता हूँ, छतरपुर मध्य प्रदेश से। साधुवाद। सबसे पहले तो आपका आभार कि मुझे जो है सर्वप्रथम अवसर दिया, ये मेरे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। और मैं आज बहुत ही आनंदित हूँ, प्रफुल्लित हूँ, मेरा तो हृदय गदगद है श्रीमान जी की कविताओं को सुनकर विभिन्न खंडों में। तो इसके पहले कि मैं आदरणीय जी के बारे में कुछ प्रशंसा रूपी कुछ बातें कहने का प्रयास करूं, मैं आज के जो
हमारी योग शिक्षिका रही हैं, क्योंकि शुरुआत हमारी योग कक्षा की योग से ही हुई थी। इसलिए उनको धन्यवाद देना हमारा नैतिक कर्तव्य है। सर्वप्रथम नारी शक्ति के रूप में और संचालिका के रूप में, हर रूप में, जिस रूप में ही माने, बहन के रूप में, तो उनके लिए है जिनकी योग कला की शब्दों में नहीं कर सकता मैं अभिव्यंजना, ऐसी है हमारी आज की योग शिक्षिका आदरणीय किन्नीकर जी रंजना। बहुत बढ़िया। ये था उनके लिए कृतज्ञता। और बीच में जो कविता सुनाई थी आदरणीय हमारे राज प्रभारी जी मुनीलाल जी ने, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, ये भी बहुत अद्भुत रचना है और इनका भी कवि हृदय जागा है। ये मुझे ऐसा एहसास हुआ जिस ढंग से इन्होंने कविता सुनाई थी। और मैं आगे निवेदन करता हूँ आदरणीय जी के लिए। आदरणीय जी ने जो पहले अध्याय में प्रकृति का बंधन किया है, उसके संबंध में है, हमारे प्रकृति के चचेरे बहुत बड़े कवि हुए हैं और सौभाग्य के हमारे बुंदेलखंड क्षेत्र से थे वो सुमित्रानंद पंत जी। उनके नाम पे बड़े बड़े कृषि कॉलेज भी है, यूनिवर्सिटी विद्यालय भी है, एग्रीकल्चर कॉलेज है सुमित्रानंद पंत जी के नाम पे। कृषि भरे हैं, वैसे प्रकृति के चचेरे थे वो। तो आदरणीय जी ने पहले अध्याय में किया है प्रकृति का वर्णन। ऐसे प्रकृतिवादी कवि और आज के सुमित्रानंदन पंत का हम करते हैं अभिनंदन। दूसरे अध्याय में दिखाया है वर्तमान का परिदृश्य। आज इन्होंने खोल दिए हैं सारे रहस्य। भाग 3 में श्रीमान जी ने जो बात रखी, इनका विषय है, अभी तक इंडिया टीवी पर सुनते आ रहे थे रोगों से जंग स्वामी रामदेव के संग। आज हमने श्रीमान जी के मुखारबिंद से सुने प्राकृतिक खेती के रंग और हितग्राहियों के ढंग। भाग 4 में है प्राकृतिक खेती का जाना समझा जुनून, इससे हम सबको मिला है बहुत सुकून। 5वें भाग में आपने सरल शब्दों में समझाया क्या होता है समर्पण। हम अपने देश समाज को क्या क्या और कैसे कर सकते हैं अर्पण। भाग 6 में आपने जो है इसमें किया है सरकार से अनुरोध के रूप में कविता का उपसंहार। इसमें भाग 6 में किया है सरकार से अनुरोध के रूप में कविता का उपसंहार। इसके लिए हम तहे दिल से व्यक्त करते हैं आपका आभार। और भी थोड़ा सा है, जब मुझे समय मिल ही गया है तो मैं उसका भरपूर कर लेता हूँ। आपने आज प्रकृति का प्यार भरा सौंदर्य है बिखेरा, ऐसा लगा कि जैसे हुआ हो आज फिर से नया सवेरा। योगाहारी कक्षा में आज से हुई है नए युग की शुरुआत। आपने बहुत ही रुचिपूर्ण कलात्मकता के साथ किया है काव्य पाठ। अभी तक आपकी जो पहचान थी आज तक, आज के पहले तक, अभी तक PRI के TGM के रूप में और योगाहारी कक्षा के संचालक में आपको जानते थे सभी। आज पहली बार जाना कि आप हैं बहुत बड़े कवि। और अब थोड़ा हम चलते हैं इनके, ये मैं थोड़ा दुस्साहस कर रहा हूँ, समीक्षा नहीं करना चाहिए और समीक्षा के योग्य मानता भी नहीं अपने आप को। जो पद और गद्य की विधा होती है उसके हिसाब से है, पद और गद्य की अलग अलग विधाएं होती हैं। ये हमने पाठ पुस्तकों में है पाया, लेकिन गद्य में पद्य और पद में गद्य एक साथ हो सकते हैं, ये आज आपने है बताया। ये पहली बार हमने देखा सुना है।
इस विधा को इस रूप में भी आप किया सकता है। क्यों? जो शैली थी आपकी कविताओं की वो निबंधात्मक थी, तो निबंधात्मक शैली में आपने की है पद्य की रचना। प्रस्तावना से लेके उपसंहार तक समापन होता है गद्य का, उसी क्रम में कविता थी। निबंधात्मक शैली में आपने की है पद्य की रचना, ये केवल आप ही कर सकते हैं ऐसी संरचना। थोड़ा सा जो हमारे नए साथी जुड़े हैं उनके लिए आदरणीय के जो साथ दोस्त हैं, साउथ कपूर से पधारे, साउथ क्या होता है इसको, कपूर बोल गए हम यहाँ पर, साउथ इंडिया, साउथ इंडिया से पधारे आदरणीय संजय कपूर, उनको हमारी ओर से शुभकामनाएं भरपूर। आदरणीय पवन सर के साथी हैं अभिराज योगाहारी, वो अच्छे योगाहारी के रूप में करते हैं सभी के दिलों में राज। और आज की जो समीक्षा की है आदरणीय हेमवाल जी ने, उनके लिए वे अभी और दो लोग और हैं, उनके लिए भी अभी विचार है मेरे अंदर दिल में। मैं समय लेके बीच में जब और लोग हो जाएगा तो फिर से मुझे अवसर दीजिएगा। अभी हाल इतना ही। खूब बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय हीरालाल जी। और एक कविता के भाव योगहार में आपने आप ही लाए हैं। आदरणीय पवन सर रोज सुनते थे आपके कवित्व को और चर्चा हम लोग करते थे, उनके मन में आया कि क्यों ना मैं कविता बना दूं। आदरणीय दिनेश जी सेमवाल जी, आदरणीय पवन सर ने जो आज जी, मैं पवन जी को ही आमंत्रित करता हूं, वो खुद दो शब्द आपके लिए कुछ बोलना चाहते हैं। जी 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 जी, बहुत बहुत सुंदर हीरालाल जी। बहुत मैं कल भी जब बातचीत कर रहा था हीरालाल जी से, मैंने यही कहा था कि मैंने आपकी सुनी और आपने मेरे सम्मान में भी कई बार ऐसी पंक्तियां बनाई, तो आपसे भी प्रेरणा लेकर के मैं भी बहुत उत्साहित हुआ और वो मेरे अवचेतन मन में छुपी हुई थी और ये मौका मिला। तो ये सब चीजों को आपको लय से लय मिलाने के लिए, और ये पद्य और गद्य का तो मैं बिल्कुल भी मुझे जानकारी नहीं है, पहले एक स्कूल में पढ़ा होगा, लेकिन इस ध्येय के साथ कि मैं कि इसमें कुछ नयापन लाऊंगा ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। ये अचानक जैसा आपने बताया है ये सब हो गया है, तो आपने इस चीज को भी उजागर किया और बहुत सुंदर पंक्तियों से आपने ये सारी मतलब एक तो ये नई कविता आपने बना दी। मतलब ये कविता के ऊपर कविता बनाने का ये केवल आप ही कर सकते हैं ऐसा काम। तो ये हीरालाल जी का बहुत बहुत अभिनंदन और बहुत बहुत सुंदर आपने हमारा सबका सम्मान बढ़ाया। आपको बहुत बहुत अभिनंदन। नमस्कार जी, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं आगे चलूंगा। व्यक्ति अपने अपने हैंड रीच भी कर रहे हैं और उनको सुनेंगे। तो आस्तिवा तिवारी जी का हैंड रीच हुआ है जी, उनको आमंत्रित करता हूं, अपने भाव रखें जी। आदरणीय दिनेश जी सेमवाल जी, जिन्होंने आदरणीय पवन कुमार जी का साथ दिया है, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, और वो सादर आमंत्रित हैं आदरणीय दिनेश जी सेमवाल जी। जी जी आदरणीय, मैं ये कहना चाह रहा था कि जिस तरह से आदरणीय हीरालाल कुशवाहा सर ने कविताओं की पंखुड़ियां रखी हैं वो अद्भुत है, और ये कार्य वही कर सकते हैं। बड़े ही सुंदर तरीके से और बड़े ही स्वाद के साथ, बड़े ही सुंदरता के साथ आपने रखी हैं। और मैं आदरणीय मुनीलाल जी भाई साहब से निवेदन करना चाहूँगा कि हमारे साथ उपस्थित हैं आदरणीय पद्मश्री श्री प्रेमचंद शर्मा जी, संभवतः भी उपस्थित हैं और उन्हें कहीं जाना था। अगर वो हमारी आवाज़ सुन रहे होंगे तो उनको अवश्य ही बुला लेते हैं और तत्पश्चात हम अन्य सदस्यों के पास जाते हैं। जी बिल्कुल, सादर स्वागत है। आदरणीय शर्मा जी शायद दिख नहीं रहे हैं। हाँ, वो रास्ते में यानी अपने घर से कहीं जाने वाले थे, तो उन्होंने ज्वाइन किया था और कहा था कि मैं जरूर सुनूंगा ये जो कविता है दर्दी के प्रति। और खैर वो जुड़ेंगे दिनेश जी, रिक्वेस्ट करूंगा संजय कपूर जी, जो जी उनका एक टाइम जोन है, वो साउथ कोरिया में है, अभी दक्षिण कोरिया में है। मैं उनसे अनुरोध करूंगा, उन्होंने भी हैंड रेस किया था,
उनकी आवाज भी सुन लेते हैं, और बहुत पुरानी हमारी यारी दोस्ती है। तो संजय, ये भी एक बहुत अद्भुत काम कर रहे हैं। अगर एक दिन आपको बुलाना है, जैसा मैंने बात भी की है, तो अपना जो कार्य है उसके बारे में भी आप बताएंगे। जी संजय। जी, धन्यवाद। आदरणीय संजय कपूर जी को हम युगाहार परिवार प्रणाम करता है और सम्मान के साथ इस मंच पर सादर आमंत्रित करते हैं, आप आए और आज के हमारे 1032वें एपिसोड में आपका स्वागत है। आप आइए और अपना हमें मार्गदर्शन और अपनी कमेंट प्रस्तुत करने का कष्ट करें। आदरणीय संजय कपूर जी। धन्यवाद बहुत बहुत। आज मुझे इतनी खुशी हुई है ये सुन के। मैं और पवन जी हम एक दूसरे को करीब 41 साल से जानते हैं, मुझे लगता है। तो और काफी नजदीक हम मित्र रहे हैं और काम भी साथ में किया है और कॉलेज भी गए हैं। लेकिन उतने साल से, मुझे 41 साल से ये मालूम नहीं था कि आप इतने बड़े कवि भी हैं। तो बहुत खुशी लगी और इतनी शुद्धता से हिंदी में जो है आपने लिखी है कविता। तो मैं तो कवि नहीं हूँ, लेकिन इससे आज इंस्पायर हो गया हूँ। हमारा काफी प्रोत्साहित हुआ कि मेरी माता जी थी कवि थोड़ी, वो लिखती थी, पुस्तकें भी लिखती थी, वो कविताएं भी लिखती थी बच्चों के लिए। लेकिन आज आपसे सुनकर के बहुत ही खुशी लगी। तो पवन जी के बारे में ही बोलना चाहूंगा मैं थोड़ा बहुत कि तो मैंने कॉलेज दिनों से लेके और जब साथ में काम किया, एक चीज मैंने देखी है कि इनका जो हृदय है हमेशा लोगों की भलाई के लिए लगा रहता है, खासकर किसानों के लिए और धरती के लिए। और हम लोगों ने बहुत पहले साथ में काम करना शुरू किया था। फिर जिंदगी कभी किस तरफ ले आ लेती है, कभी किस तरफ ले आ लेती है। तो थोड़ा अलग हो गए हम, मतलब अलग अलग काम की दिशा में चले गए, लेकिन फिर भी दिल से तो जुड़े ही रहे काफी टाइम तक। लेकिन शुरू से ही, ये आज की बात नहीं है, शुरू से ही पवन जी जिस चीज का बीड़ा उठाते हैं वो बिल्कुल अपना डेडिकेशन के साथ, अपना पूरा दिलो दिमाग लगा करके उसमें उसको पूरा करते हैं। तो ये जो है बहुत दूसरी एक मैंने बहुत टाइम से अनुभव किया है कि ये काफी दार्शनिक है ऑल्सो, कि काफी ज्यादा उनके अंदर जाते हैं कि क्या उसका जो है मूल कारण क्या है, किस तरह से करना चाहिए। तो काफी मैं तो काफी फॉलो देखता हूँ और प्रेरित होता हूँ। तो ये मैं तो आपसे सीखने आया हूँ आज यहाँ, बहुत कुछ लगा सीख करके कि कितना अच्छा आप लोग जुड़े हुए हैं, काम कर रहे हैं और जो ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर में जिस तरह से पढ़ा रहे हैं। और एक लाइन मेरे बड़े दिल में लग गई, वो लिखा था जो कि अपनी प्रकृति का भी मानव अधिकार के बारे में। हाँ, तो उसके बारे में तो कोई सोचता ही नहीं है, जो कि सब चीज का देने वाला है, दाता वहीं से है ना सब कुछ। तो हम लोग जितने भी हैं वहीं से सब कुछ होता है हमारा। तो उसके बारे में जो थी वो बड़े दिल में लगी, और कैंचुआ किस तरह से खुशी कर रहा था, तो बहुत अच्छा लगा मुझे सुन करके। तो मैं अपने काम के बारे में तो ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहूंगा, लेकिन कभी भविष्य में कहूंगा कि आप लोगों से ही प्रेरणा लेकर के, तो मैं जैसे पवन जी ये काम कर रहे हैं बिल्कुल ग्रास रूट से किसान के लिए और सबके लिए, मैं चाहता हूं कि यही जो है सद्बुद्धि जो है, थोड़े जो कॉर्पोरेट में जो बड़े लोग हैं जो बिजनेस साइड में हैं या उस तरह में है, क्योंकि उसमें भी लाएं ये जागृति, इस तरह की जागृति लाएं, ताकि वो लोग भी जो पॉलिसी बनाने वाले हैं, जो ये काम करने वाले हैं, वो भी धरती का और जो अधिकारों का और जो सही है उस तरह से काम करें। यही सिर्फ पैसा कमाने के लिए या प्रॉफिट के लिए नहीं जाए। तो वो एक मत है, क्योंकि मेरा मानना क्या है कि देखते हैं कि हम लोग जो आजकल जो काम करते हैं लोग, किसी कंपनियों में हो गई, कोई भी रोजगार करते हैं, उसका है आम आदमी का, किसान लोग तो अपने किसान का वो काम करते हैं। लेकिन ये लोग जो कंपनी में जो इनमें काम करते हैं, काफी हमारी जनता,
उनका मुख्य जो है, जब वो समय, दिन का समय जो है 24 घंटे में से सोने में चला गया 7-8 घंटा जो भी है, बाकी सारा या तो काम पे जाता है, या काम करते हुए जाता है, या काम के बारे में सोचने में जाता है। तो मेरा वो है कि वहीं पहुंच करके वहीं ऐसा उनके लिए कार्यक्रम रखें कि ताकि उनको जो है ये बाकी विचार इस तरह से आए कि जुड़े वो, कि धरती के बारे में, औरों के, मानवता के बारे में उस तरह से भी काम करें अपने लाभ के साथ, यह अपने जो प्रॉफिट बनाने के साथ। तो वही छोटा सा है, कभी और आपको बताएंगे। तो बहुत खुशी, इतने में ज्यादा समय नहीं लूंगा, बट बहुत ही खुशी हुई। और मेरा ये सौभाग्य है कि आज यहाँ आपने मुझे लिंक भेजा और बुलाया। सो बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू संजय। और एक दिन हम सेशन रखेंगे जो भी समय अनुकूल होगा, जिसमें कि आप जो कार्य कर रहे हैं, संजय जी का जो कार्य है अमेरिका में शुरू होकर के माइंडफुलनेस पर जो कर रहे हैं, मुझे बहुत ज्यादा नहीं जानकारी है, लेकिन एक दिन अलग से सत्र रख के सभी साथियों को उसके बारे में जो एक काफी बड़े स्तर पर आपने किया है, उसकी भी एक दिन संवाद हमारा जारी रहेगा। इस बहाने आप इस योगाहार परिवार से जुड़े, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। और ये लिंक जो मैंने भेजा है, ये रोज चलता है, रोज जब भी आप जुड़ना चाहें तो इसमें जुड़ सकते हैं। और एक दिन जो भी आपका समय होगा उसमें भी जुड़ करके आप बता देंगे, तो हम उसी हिसाब से उसकी प्लानिंग कर लेंगे। तो हम ये माइंडफुलनेस को जो शहरी क्षेत्रों में जो रहने वाले लोग हैं और जो साथी हैं कॉर्पोरेट में हैं, खेती से नहीं जुड़े हैं, धरती से नहीं जुड़े हैं, और उनके लिए भी जो आपने काम किया है, तो उसको भी सुनेंगे। धन्यवाद, नमस्कार। ठीक है मुन्नीलाल जी, आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद सर। और आदरणीय संजय कपूर जी को सुनकर के बहुत हमको प्रेरणा मिली। और मैं निवेदन करना चाहता हूं जो हमारे सदस्य जुड़े हैं, आदरणीय कपूर जी साहब, कि यह कार्यक्रम हमारा 2 मई 2021 से लगातार कोरोना काल से संचालित हो रहा है, और जब से स्वैच्छिक रूप से चल रहा है। इसमें किसी भी जो भी यहाँ सदस्य जुड़ते हैं वो एक परिवार के भाई बहन हैं, और लगातार 5:30 बजे से लेकर 7 बजे तक हम योग करते हैं, और 7 बजे से लेकर 8:30 बजे तक हम आहार की चर्चा करते हैं, जैविक प्राकृतिक खेती की चर्चा करते हैं, समाज में परिवर्तन कैसे आए इस पर विषय पर लगातार चर्चा कर रहे हैं। और इसमें हमारे विदेश से नेपाल, कनाडा, अमेरिका से और पाकिस्तान से भी हमारे किसान भाई और मार्गदर्शक जुड़ चुके हैं। इसमें हमारे पद्मश्री भी लगभग कितने 20 लगभग के करीब पद्मश्री वरिष्ठ समाज सेवी मार्गदर्शन दे चुके हैं। यह कार्यक्रम लगातार आदरणीय पवन कुमार जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में यह संचालित हो रहा है। और मैं चाहूंगा, आदरणीय हमारे बीच में डॉक्टर अशोक मेहता जी भी उपस्थित हैं, मैं उनको चाहूंगा, क्योंकि वो शुरू से जब ये कार्यक्रम शुरू हुआ था योगाहार परिवार का, तब आपने आदरणीय पवन कुमार जी के साथ, आदरणीय विवेक बेनीपुरी के साथ पूरी टीम ने, PURI ने इसको संचालित कराया था। तो आज वह उपस्थित है, मैं उनके चाहूंगा कि उनका भी आशीर्वाद प्रदान हो। आदरणीय डॉक्टर अशोक मेहता। धन्यवाद मुनीलाल जी। आज का ये मेरे पास, क्योंकि मेरे पास ऐसे शब्द नहीं है कि मैं इसका वर्णन कैसे करूं, क्योंकि ये जो आज एक नया रूप देखने में मिला हमें, क्योंकि हम पवन जी को एक और रूप में जानते हैं, और आज मुझे लगता है कि इस तरह अगर ये लिखते रहे तो ये नेशनल लेवल पे ऊपर पहुंचेंगे। तो हर भाग में जो इन्होंने लिखा है, और जो मैं एक और बात कहूँगा, जो सैमवाल जी ने उस पर टिप्पणी की है, वो इतनी महत्वपूर्ण है कि भी हर आदमी को बिल्कुल क्लियर हो गया कि पवन जी क्या कह रहे हैं, और सैमवाल जी ने उसका कैसे आगे विस्तार पूर्वक बतवाया। और उसका जो सबसे खास बात जो नजर आई जी, हीरा लाल जी ने आपके जो 7-8 भाग थे उनका पोइटिक उसमें जवाब दिया। मतलब इसके लिए मेरे पास तो शब्द नहीं है। और मैं ये चाहूँगा कि आने वाले समय में ये जो आपने लेखन की कार्रवाई शुरू की है एक कविता के रूप में, इसको आगे बढ़ाएं। और मुझे आज लग रहा है कि आप नेशनली इंटरनेशनल लेवल तक किस हिसाब से जा सकते हो। और जो शब्दों का चयन है स्पष्ट रूप से, इतनी शुद्ध हिंदी, क्योंकि विज्ञानियों के पास हिंदी का अभाव होता है, ये मेरा अपना सोचना है। और मैं इस चीज़ को मानता भी, क्योंकि हमने बचपन में हिंदी से हमारा पीछा छूट गया, क्योंकि जो साइंस जिन्होंने ले ली उसमें पवन जी भी हैं, मैं भी हूँ, बाकी भी हमारे पुराने साथी हैं।
तो वो हिंदी से हमारा कोई ऐसा वो रहता नहीं है लगाव और जुड़ाव। लेकिन आज लगता है कि शायद पवन जी हिंदी में अभी काफी कुछ पढ़ रहे हैं। और ये जो शब्दों का चयन था, मैं बार बार रिपीट करना चाहूंगा कि अद्भुत। और ये इसका कोई मुझे सब्स्टिट्यूट नजर नहीं आता। जो इन्होंने कह दिया है ये वाकई मैं बार बार अपने आप को समझ रहा हूँ कि मैं इस संपूर्ण नहीं हूँ कि इस पे ऊपर टिप्पणी कर पाऊँ। लेकिन मैं सबकी तरफ से अपनी खास करके जो हमारी टीम है पूरी की, उसकी तरफ से पवन जी को धन्यवाद देना चाहूँगा। इट्स रियली अनएक्सेप्शनल, मार्वलेस एंड वंडरफुल। बहुत बहुत धन्यवाद मुनीलाल जी मुझे समय देने के लिए। धन्यवाद आप। धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर मेहता जी, आपका मार्गदर्शन हमेशा मिलता है। और आपने जो कहा है, चूंकि मैं तो वर्णन नहीं कर सकता हूं, लेकिन वाकई में आज आदरणीय पवन कुमार जी और जो दिनेश जी सेमवाल जी ने जो कविता प्रस्तुत की है, वो हम सबको जो मार्गदर्शन मिला है, इससे बहुत कुछ प्रेरणा मिली है। इसका आगे परिणाम आएगा। आज ही परिवर्तन दिख रहा है, लोगों के मन में बहुत कुछ विचार बदले हैं। और इसमें मैं आदरणीय हमारे बीच में नए सदस्य जुड़े हैं, आदरणीय दिनेश जी सेमवाल जी, और देख लें अपन किनको आमंत्रित करना है, फिर अपने परिवार को आमंत्रित करेंगे। पहले जो अतिथि हैं जो आज यहाँ इसमें जुड़े हैं बनारस से जो जुड़े थे आदरणीय भ्राता जी, वो हैं क्या अभी? हाँ, अभी मेरे ख्याल से दिख नहीं रहे हैं, वो शायद कॉलेज चले गए हैं ऐसा लग रहा है। हाँ, आदरणीय हरिराज सिंह और हरिराज सिंह जी उपस्थित हैं। हाँ, वो आए और फिर मैं डॉक्टर किशोर दुबे जी को बुलाऊंगा। आदरणीय हरिराज सिंह जी सादर आमंत्रित हैं। चलिए एक तरफ से बुला लेता हूँ जी। सभी को प्रणाम। मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जी 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 सुनाई आ रही है। सभी को प्रणाम, और खासकर पवन सर को, संजय सर को इतने वर्षों बाद सुना। नाम से परिचित हूँ, चेहरा देखा तब लगा कि हाँ चेहरे से भी परिचित हूँ। तो ये वक्त का दरिया है, कौन कहाँ बह के निकल गया कुछ नहीं कहता। अपना चेहरा भी दिखा दीजिए। अच्छा, वो भी आपको देख लेंगे। ओह गॉड। सो एक्चुअली आज इस कुछ चीजें दिमाग में कौनती हैं, और वो शायद हमारे शास्त्र भी कहते हैं, जो यदि हम भोर काल में उठे 2 से 3 से बजे के करीब, तो बहुत कुछ चीजें आप सर एक विचित्र सा समय आ गया है कि हम सबसे बात करते हैं, हम अपने आप से बात नहीं करते। इसके ऊपर विचारना पड़ेगा, क्योंकि इतनी भीड़ हो गई है इस मानव की इस धरा पे कि वो दूसरों को ही देख पा रहा है, खुद को नहीं देख पा रहा है। और ये जो आप जब तक खुद को नहीं देखोगे तब तक आप धरा को नहीं देख पाओगे, क्योंकि जो कुछ भी आपके अंदर उपस्थित है ना, वो इस धरा से ही आया हुआ एक सम्मिश्रण है और सम्मिलित है वो एक साथ आपके शरीर के रूप में, हमारे शरीर के रूप में। कई बार हम उसको वही जो आपने बहुत सुंदर तरीके से बताया कि इसमें एक जगह आपने अपने आप को भी प्रयोग किया जब आपने बोला कि पवन। तो अच्छा लगा सुन के कि एक काव्य शैली होती है जिसमें कवि अपने आप को भी कहीं पर उसमें अपने आप को ढूंढता है और उसको रखता है उस कविता में। तो बहुत सुंदर लगा उस चीज को। और हाँ, सच में। और एक चीज और है ना, जहाँ विज्ञान खत्म होता है वहां दर्शन शुरू होता है। तो हम सब विज्ञान में आके अटक गए हैं ये मशीनी युग में। कहीं दर्शन पीछे छूट गया है, और या पीछे छूट गया या आगे है, वहां तक हम जा नहीं पा रहे। मतलब उस चकाचौंध में ही विज्ञान की हम फंस के रह गए। तो जो आपने दर्शन प्रस्तुत किया वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दर्शन ही आधार बनता है अगले स्तर के विज्ञान का। इफ देयर इज नो फिलॉसफी देन देयर इज नो प्रोग्रेस। इट्स दैट सिंपल। तो वो बहुत महत्वपूर्ण है कि हम अपने दर्शन के माध्यम से अपनी दिशा और दशा को चयनित करें, और उसके बाद हम फिर नए विज्ञान की तरफ बढ़े। So that is a beautiful part of your series of interpretation, जो आपने एक स्तर से, मतलब जो आपने परतें खोली ना,
है ना। जैसे हम पंखुड़ियां खोल रहे हैं किसी किसी फूल की और फिर उसको सुसज्जित कर रहे हैं किसी एक अच्छी सी जगह पे, तो वो एक एक चीज जो आपने खोल के रखी, अक्सर मैं कुछ चीजें लिखता हूँ सुबह, तो आज ही मेरे दिमाग में बात आई थी, सुबह मैं वो साझा कर लूँ सभी के साथ। उसमें मैंने 2 ही लाइन लिखी थी, सिर्फ जागे हुए हो या जागृत भी हो। तो कहीं पर जो आपने शब्दों में पुरोया वो हमें जागृति की तरफ ले जा रहा है। जागे हुए तो सभी है, भोर होती है सबको उठना पड़ता है, कोई अलार्म से उठता है, किसी की माँ जगाती है, किसी की पत्नी जगाती है, किसी का भाई जगाता है, किसी को बोर्ड के एग्जाम चल रहे हैं उनका भय जगा रहा है। पर सिर्फ जागने से तो काम नहीं होगा ना, सिर्फ जागने से ही हम मानव के रूप में इस धरा का कुछ भला नहीं कर पाएंगे। वो जागृति भी जरूरी है, और वो जागृति एक एक अच्छे मनोभाव से ही आएगी और अच्छे शब्दों से आएगी। मतलब बड़ा कई बार मेन स्ट्रीम मीडिया देखते हैं तो हम अच्छे शब्द बोलना भूल गए हैं, मधुरता भूल गए हैं, अपनत्व भूल गए हैं। तो कहीं ना कहीं हमें उन संस्कारों को, अब बहुत बड़ा संस्कारों की बात होती है, संस्कार हमने क्या अपने अंदर पिरोए हैं? वो ही नहीं है, तो फिर हम कहाँ किसकी बात कर रहे हैं? तो इसीलिए ये जो आप लोगों का ये योगाहार और पूरा विषय चल रहा है, कम से कम आदमी भोर काल में उठ के इधर उधर की दाएं बाएं की ना सोच के अपने शरीर, अपने प्रति, अपने समाज के प्रति कुछ तो संवेदनशील बन रहा है। तो ये है सारी बात सर। अब इससे आगे क्या बोलूं, है ना। कुछ सर एक समय में मैंने ना 2005 में एक कविता लिखी थी, मेरा शहर भी बड़ा हो चला है, इसमें भी योगा होने लगा है। तो ये मैंने जो क्रांति हुई थी उसी के ऊपर लिखी थी। कभी समय मिलेगा तो मैं साझा करूंगा उसे। तो बहुत लंबा अरसा मैंने कहीं छापी भी नहीं वो, है ना। ठीक, उसका भी फिर प्रीमियर यहीं कराते हैं। है ना। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सो काइंड ऑफ यू, थैंक यू, गिव मी अपॉर्चुनिटी टू शेयर माय थॉट्स। थैंक यू सर। बहुत बहुत साधुवाद। और बहुत अच्छा आदरणीय हरिराज सिंह जी को सुनकर के लगा, और ऐसा लगा सर के ये आगे हमें और मार्गदर्शन मिलेगा। आपका पूरा समय हम सबको प्रेरणा देगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी ने हैंड रेज किया था, मैं उनको सादर आमंत्रित करता हूँ, वो आए और अपनी बात रखें। धन्यवाद मुनीलाल जी। सबसे पहले तो पवन सर को मैं उनके जो प्रेजेंटेशन किया कविता का, उसके बारे में बधाई देता हूँ। बहुत ही अच्छी कविता है उन्होंने प्रस्तुत की है। और जो कवि के बारे में जो बात हमेशा कही जाती है कि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, यह एक वेल नोन प्राहुर कहावत है। वो यही हमने पवन सर के इसमें देखा गया है कि बाकी सब चीजें तो बोली जाती है, देखी जाती है, लेकिन प्रकृति के एमएसपी के बारे में शायद कवि ही सोच सकता है। वो जिसको हम विचारक बोलते, वो विचारक शायद ही पहुंच जाएगा। तो इसलिए निश्चित रूप से पवन जी वहां पे पहुंच गए। दूसरा बिंदु जो है कि आमतौर पर जैसा अभी हमारे जो अतिथि ने बात कही कि विज्ञान वाले जनरली कविता में रुचि रखते नहीं, या उसमें सेकेंडरी पार्ट हो जाता है। यह निश्चित रूप से बात है कि जिसको अपन हेड बोलेंगे, बुद्धि बोलेंगे, उसका एक अलग दायरा होता है। रूल्स, रेगुलेशंस, लॉजिक, रीजनिंग, वो एक अलग ही दायरा है। और हार्ट की जो भाषा होती है, इसमें दया, प्रेम, करुणा, यह सब बातें आती है। आमतौर पर तो समग्रता उसे कही जाती है कि जिसको हेड की भी बात आए, हैंड की भी बात आए और हार्ट की भी बात आए। तो हेड और हार्ट की बात इकट्ठा करना आमतौर पर पर्सनालिटी में बहुत मुश्किल काम होता है, लेकिन ऐसी जो पर्सनालिटीज बनती है वह निश्चित ही अपनी अलग पन की छाप हमेशा नेचर पे, संस्कृति में, देश पे छोड़ देती है। यह अनूठापन हमने पवन जी के आज के कविताओं में देखा है। उनका जो हेड वाला पार्ट है बुद्धि का, वह तो उन्होंने जो अलग अलग चैप्टर्स लिखे, तो जिसको अपन एनालिटिकल थिंकिंग बोलते हैं, वो एनालिटिकल थिंकिंग बुद्धि का पार्ट है। लेकिन शब्द रचना जो की है, और शब्द रचना करते करते जिसको हम बोलेंगे कि भी केचुआ नाच रहा था, या छोटे छोटे
जो प्राणी है वो भी आनंदी हो रहे थे, या प्रकृति की एमएसपी, ऐसी जो बातें आई है वो उनके हार्ट की बातें हैं। तो हेड और हार्ट का और उसके द्वारा जो शब्दों का संगम हुआ है, यह निश्चित रूप से एक कवि की अलग छाप दिखाती है, बहुत विरली होती है। और यह जो आज कथन, वक्तव्य और शब्द कथन, शब्द रचना आई है, ऐसा भी नहीं कि जिसको हम यानी दूसरी भाषा में बोलते कि कुछ भी एक दूसरे से लिख देना और उसको कवि कहलाना, ऐसा भी नहीं है। उसके द्वारा संदेश भी है, जागृति भी है, जन जागरण की भावना भी है। मतलब एम बेस्ड थिंकिंग जिसको बोलते, फिर से वो बुद्धि की तरफ जा रहा है, लेकिन उसका जागृति की जो परिभाषा है और जो दिल को छूने वाली जो परिभाषा है वो हार्ट की है। तो हेड और हार्ट का अप्रतिम संगम इन कविताओं में हमने जो देखा है, उसके लिए पुनश्च मैं पवन जी को बधाई देता हूँ। और निश्चित रूप से यह एक पहली कड़ी है, ऐसा समझ के आगे भी इसमें कड़ियां जुड़ती रहेंगी और बुद्धि और हृदय का संगम हमें बारों बार देखने का मौका मिलेगा। इन शब्दों के साथ मैं मेरे वाणी को विराम करता हूँ। धन्यवाद। जी धन्यवाद डॉक्टर, बहुत सुंदर आपने बात बताई है। कई बार जो लिंक है हम उसको लिंक नहीं कर पाते हैं, आपने लिंक किया और वाकई ये दिल से निकली है। इसमें कुछ भी ऐसा सोचा नहीं गया कि हम क्या लिखने वाला हूँ, मुझे कुछ लिखना है, तो बिल्कुल ये दिल से निकली है। हाँ, जब इसको मैंने कंपाइल करना शुरू किया और हिंदी में कंपाइल करना शुरू किया, तब फिर शायद ये जो है कि इसकी अब क्या क्या इसमें अलग अलग भाग हो सकते हैं, जब इसको किया तो फिर ये अलग अलग भाग इसके बनने का हमारा प्रयास हो गया और ऐसे ही स्वतः ही बन गई, बिना किसी बहुत ज्यादा इसके बारे में सोचे हुए। तो ये सबका, जैसा मैंने बताया, ये एक सब संगम है। ये हमारा चेतन दिमाग, हमारा अवचेतन और हमारी स्मृतियां जो हैं वो कई सारी हैं, कई वर्षों की हमारी स्मृतियां हैं। लेकिन इस योगाहार परिवार की और योगाहार में विभिन्न वक्ताओं के द्वारा दिए गए जो स्मृतियां हैं, वो भी इसको हमें उससे तेजी से आगे बढ़ने का मौका मिला। तेजी से अपने विचारों को, जब हम रोज नए नए विचारों को सुन रहे हैं, तो हमारे दिल में और हमारे मन में भी और हमारे मस्तिष्क में भी कुछ नए चीजों का सृजन हो रहा है, ऐसा मेरा मानना है। और शायद इसीलिए मैं इन शब्दों को अभी कर पाया, क्योंकि पहले नहीं हो पाया था। पहले भी सोच रहे थे लेकिन उसको शब्दों में नहीं पिरो पा रहे थे, उसके बारे में लिख भी रहे थे लेकिन कुछ समय बाद छूट जा रहा था। तो ये लेकिन एक अद्भुत इस योगाहार परिवार के जो लोगों के, बहुत सारे लोगों के जो विचार मिले और इसका एक संगम हुआ, इन सब चीजों की वजह से ही ये मैं इसको कर पाया हूँ। और मैंने न केवल ये कविता, बल्कि एक कविता तो मैंने योगाहार पर लिखी दी है, तो जब भी उसका समय मिलेगा तो उसमें मैं बोल दूंगा, उसको भी मैं एक दिन ऐसा कर लेंगे जब भी ऐसा होगा। वो भी लगभग इतनी ही बड़ी है, उस पर भी सभी का संगम है। और इसी प्रकार से एक दो कविताएं और हैं, एक विकसित भारत के ऊपर और बना रखी है, और ये बहुत तेजी से हुआ है। ये लगभग एक हफ्ते से भी कम समय में ये सब चीजें आज की यहाँ पर स्थिति में पहुंच गई हैं। इसी प्रकार से जो प्रो बोनो वाली है वो भी है। अब मैंने जानबूझकर अपने आप को जरा सी रेस्ट दे रखा कि अब मुझे केवल कविता ही काम नहीं करना है, मुझे तो और काम भी करना है। तो जरा सी अपने को जरा सी रेस्ट दें, जिससे कि हम बहुत तेजी से आगे नहीं बढ़े और विचारों की शुद्धता और उसकी कर्मिकता जो है बनी रहे। तो इस वजह से अब आगे जब भी मौका मिलेगा तो हम और भी चीजों को, मैं योगाहार वाला कविता तो मैं सुनाने के लिए बहुत उत्सुक हूँ, जब भी मुझे आदेश मिलेगा तो हम उसको कर लेंगे। और इसी तरह से सबके भाव लेते हुए उसको और अच्छी तरह से हम बेहतर बना सकते हैं। तो जी धन्यवाद, मुझे अपनी बात कहने के लिए फिर से एक अवसर मिला है। जी मन्नीलाल जी, दिनेश जी। जी मैं दिनेश जी सेमवाल जी को आमंत्रित करूंगा। हेलाल जी, आपका हैंड रिच है, मैं बुलाऊंगा आपको। ये रचना जो की गई है और इसमें सहयोग किया है आदरणीय दिनेश जी सेमवाल जी ने, साथ दिया है, तो मैं उनको सादर आमंत्रित करता हूं, वो आए और अपनी बात रखें। जी जी, वास्तव में मैंने एक साथ तो दिया है वो सुनने का, इसके अलावा मैंने सुनने का और प्रेरणा पाने का ही साथ दिया है। और मैं दूसरा साथ ये समझ रहा था कि सर के पास जो ऊर्जा इस समय मैंने देखी, अलग तरह की ऊर्जा,
2 दिन का जो साथ रहा, सर का सानिध्य रहा, तो मैंने सुना सर को, मात्र सुना, और मैंने कुछ भी नहीं किया। तो लेकिन जो ऊर्जा रही, मुझे लगा कि सर के मन मस्तिष्क में और विचार तंत्र में एक अलग केमिकल चल रहा है। वो यानी वो कवितामय थे, ऊर्जामय थे, तो यही था। और मैं अभी अभी हाथ जो मैंने रेट किया वो इसीलिए किया कि जब वो पहला भाग दूसरा भाग उन्होंने अपनी कविताओं को बांटा है, इसी में उन्होंने मन लगाया। उसके अलावा जो दूसरे शब्द थे उसमें दिल ही लगाया। तो जो प्रकृति के बंधन के साथ वर्तमान की संवेदनशीलता को समझ करके खेती के हितधारकों के रंग ढंग जुनून के साथ आगे बढ़ाना और अनुरोध के साथ बात को रखना, ये बहुत बड़ी बात है, सुंदर बात है। और आपका पुनः पुनः अभिनंदन है सर। और ये मैं केवल सुनने के का ही आपका साथी हूँ और इस विचार प्रवाह को देखने वाला साथी हूँ। इसके अलावा मेरे शब्द भी जो मैंने आपके साथ साथ जो बात करी वो भी आप ही के शब्द थे, और ये अद्भुत है। लेकिन ऐसा है कि एक ऐसा नशा है जो तुलसीदास को हो गया था, और मैं समझता हूं आज राम मंदिर अपनी स्थिति में दोबारा नहीं आता अगर तुलसीदास नहीं होते। और ये जो प्राकृतिक खेती की जो ये प्रवाह है, ये सभी किसानों को जो साथ है, ये अपनी स्थिति में उस ढंग से नहीं जा पाता, आ पाता या आने वाला है जब तक हम भाव संवेदन न हो। और ये जो भाव संवेदना आदरणीय पवन सर के जहन में और उनके माध्यम से हमको मिल रही है, ये बहुत अद्भुत है। पुनः पुनः अभिनंदन जी, प्रणाम। मैं वापस भाई साहब के पास पहुंचता हूँ जी। जैसा कि मैं सोच रहा था आदरणीय डॉक्टर विनोद भट्ट जी को बुलाने के लिए, उनका हैंड आ ही गया है, लेकिन हीरालाल जी बहुत बेताब हैं अपनी बात रखने के लिए, उन्हें हमें लेना पड़ेगा। और इसके बाद में डॉक्टर विनोद भट्ट जी को सुनूंगा। आदरणीय हीरालाल जी। आदरणीय भट्ट साहब से क्षमा चाहते हुए कि उनका नंबर थोड़ा पीछे हो गया। तो एक्चुअली जो आज के जो रचनाओं के जो टीकाकार हैं या व्याख्याकार कहें, समीक्षाकर्ता कहें, यदि उनके सम्मान में 2 शब्द न कहें तो कुछ अधूरापन सा लगता है। तो मैंने उस समय भी निवेदन किया था कि आदरणीय श्यामलाल जी के संबंध में 2 लाइनें कहूँगा। पुनः आपने दोबारा समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत आभार आदरणीय मुनीलाल जी। के लिए है श्यामलाल जी के लिए, आदरणीय जी की कविताओं के प्रत्येक खंड की सरल शब्दों में जिन्होंने व्याख्या की है बेमिसाल, कुछ व्यवधान आ, चलिए एक फोन आ गया था। आदरणीय जी की कविताओं के प्रत्येक खंड की सरल शब्दों में जिन्होंने व्याख्या की है बेमिसाल, ऐसे आध्यात्मिक और साहित्यकार और बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं आदरणीय दिनेश जी सेमवाल। तो इनके संबंध में थी। अब 2 लाइनें और याद आ गई हैं, आदरणीय जी ने चर्चा की तो सुना देता हूं। एक तरह का और इन्हीं के लिए है, दोनों को समन्वित करके, सर को, पवन सर के, उनको मिला के। वैदिक काल में जैसे थे महर्षि वेद व्यास और श्री गणेश, योगा हरि कक्षा में उन्हीं के रूप में पवन सर और श्यामलाल जी का हुआ है आज प्रवेश। एक तरह का काव्य संग्रह लिखकर रचा है आपने इतिहास, योगा हरि कक्षा को मिल गए हैं गोस्वामी तुलसीदास। प्रकृति रूपी हमारे शरीर के बताए गए हैं 5 तत्व, जिनमें से आदरणीय जी पवन के रूप में स्वयं है एक तत्व। आपने पुनः अवसर दिया, उसके लिए साधुवाद। ओम जी, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय हीरालाल जी। आपने अपने जो भाव निकालते हैं आप, निश्चित हम सबका मनोबल बढ़ता है और कुछ करने की ऊर्जा आती है कि और कुछ करके दिखाएं। यह आपका ही जो श्रेय है मैं देता हूं। आज जो आदरणीय पवन कुमार जी के से में कविता सुन रहे हैं हम सब लोग, आदरणीय दिनेश जी के श्यामलाल जी को सुनते हैं, और ये सब आप ने जो हम सबको उत्साहित किया है, धन्यवाद। आदरणीय मैं डॉक्टर विनोद भट्ट जी को सादर आमंत्रित करता हूँ, वो आए और अपनी बात रखें। जी हरिओम। मुनीलाल जी बहुत देर से। जी सर अब की बार डॉक्टर विनोद भट्ट जी के साथ, इसके बाद आदरणीय शरद जी को बुलाऊंगा मैं। जी
जी जी, नहीं शरद जी पहले बोल दें, कोई बात नहीं। नहीं डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है, कोई बात जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज पवन जी का नया रूप देखा। और वो भी उत्तराखंड की टोपी में। एक आंतरिक रूप और एक बाह्य रूप, दोनों आज दोनों नया रूप देखे तो मन प्रफुल्लित हो गया। तो हमारी भी हिंदी छूट गई थोड़ा। मुझे लगता है कि हर किसी के अंदर कवि भाव तो रहता ही है। वो अलग बात है कि वो उसको व्यक्त कर पाता है या नहीं कर पाता है। और जो भी व्यक्ति जो सृजनात्मक कार्य करता है, जो भी अगर व्यक्ति जो इस तरह का सोचता है, तो उसके अंदर निश्चित रूप से कवि भाव होता ही है। और जैसा हमारे डॉक्टर मेहता जी ने बताया कि वो शब्दों की कमी होती है, तो ये शब्दों की कमी भी जो है वो कहीं ना कहीं उसको पूरी कर ही लेता है। क्योंकि जब आप कुछ खोजने लगते हैं तो फिर आप उसको पा भी लेते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। बीच बीच में थोड़ा इंटरप्शन था, तो इस वजह से मैं पूरा नहीं सुन पाया। लेकिन मुझे महामानव की बात, वो मुझे लगा कि प्रकृति को आपने एक महामानव के रूप में प्रस्तुत किया है। और वो एक्चुअली बिना उसको, जिसको हम प्रकृति, जिसको हम राम कहें, जिसको हम भगवान कहें, जिसको हम शिव कहें, तो वो महामानव जो है, जिसको किसी भी रूप में हम उसको माने, प्रकृति वो प्रकृति ही है। तो उसको जो है उसके बारे में और उसके मानवाधिकार के बारे में, उसके, क्योंकि वो महामानव है तो उसका भी अधिकार है। उसके अधिकार के बारे में आपने जो बात की, वो मन को छू गई। और क्योंकि बिना प्रकृति के हमारा अस्तित्व है ही नहीं। तो हम प्रकृति के बिना हम अपना अस्तित्व के बारे में सोच ही नहीं सकते। मैं जब पढ़ता था कॉलेज टाइम में, तो उस टाइम मुझे भी बड़ा शौक था कविता लिखने का। खासकर मुझे वो पौड़ी में एक लाइब्रेरी होती थी, तो लाइब्रेरी में जो हिंदी और इंग्लिश का सेक्शन था, वो मेरा पूरा पढ़ा हुआ था। तो बल्कि वो लाइब्रेरियन बोलता था, तुम करते क्या हो, तुम किताब ले जाते हो और पन्ने पलट के वापस ले आते हो। तो इससे मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे लगता है कि आपने भी इसी तरह से पठन पाठन का कार्य जरूर किया होगा। क्योंकि जब तक आदमी, व्यक्ति का वो जो विचार है, वो तभी उत्पन्न होते हैं जब कोई दूसरा विचार सुना जाता है। तो वो अपने विचार तभी आते हैं जब कोई विचार, जैसे हीरालाल जी हैं, तुरंत जो है वो कविता पे कविता बना देते हैं। इसको एक शैली कहते हैं। वो शैली मुझे अभी याद नहीं आ रहा, ध्यान नहीं आ रहा। तो इस तरह की प्रतिभाएं आज आपने अपनी प्रतिभा से हमको दो चार किया। तो मैं भावुक भी हूँ और मेरे पास शब्दों की भी कमी हो रही है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि एक नया जो है, आपने, पता नहीं पहले भी आपने लिखा होगा, पर हमारे हिसाब से हमें आज एक नई प्रतिभा का पता चला आपके अंदर। और मुझे लगता है ऐसी कई सारी प्रतिभाएं और छुपी होंगी, तो वो भी धीरे धीरे इसी तरह से बाहर आएंगी। सभी इस पूरे सदन का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। नमस्कार जी। धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर विनोद भट्ट जी, और आपका मार्गदर्शन, और मतलब आपने अपने दिल के भाव रखे। और आदरणीय में शरद वर्मा जी को जो बेताबी से इंतजार कर रहे थे, चूंकि योगहार कार्यक्रम में आपकी जो भूमिका है उसको कोई भुलाया नहीं जा सकता है। आदरणीय शरद जी, आप आए और अपनी बात रखें। आदरणीय, आज की योगशाला बहन जी ने बहुत करी, पवन तो कविता नहीं है। आप नेटवर्क में आने का कष्ट करें। नेटवर्क कट रही है आवाज, प्लीज थोड़ा सा नेटवर्क में आए।
भाई सर आवाज जी अब आ रही सर। जी जी क्या कट रही है भाई साहब। अभी थोड़ा सा नेटवर्क में आने का कष्ट करें। जी शरद भैया आवाज कट रही है। आवाज नहीं आ रही सर को? अब आ रही है, हाँ बोलिए। जी आज के मुख्य अतिथि पवन सर जी ने बहुत अच्छी कविता सुनाई, मन को गई, और इतने दिनों बाद इन्हें मन के अंदर उतरने वाली कविता काफी दिनों बाद सुनने को आई। प्रकृति का कोई ऐसा काम नहीं जो उन्होंने नहीं छुआ, हर आयाम को उन्होंने छुआ। चाहे वो हमारे मित्र कीट हो, चाहे हमारी हो, चाहे ज्ञान हो, या हमारी मातृशक्ति हो, ऐसी कोई पॉइंट छोड़े नहीं उन्होंने। मैं तो उन्हें धन्यवाद देने के लिए बड़ा बेचैन हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि हीरा लाल साहब को बंद करके मैं पहले दे दूं। ये मुझे लगा था कि मुझे पहले ना जी को पहले, वो इतनी अच्छी कविता सर, ये पाठ्यक्रम में आना चाहिए। ऐसी कविता है, इसकी आप प्रति बनाइए और हम लोग इसको खरीद कर देने को तैयार है। ये हमारी भावना है। और इतनी सुंदर कविता, आपको बहुत प्रणाम। आप बहुत लिखें, ईश्वर ऐसी प्रेरणा आपकी बनाए रखे। जी ओ प्रणाम। जी धन्यवाद आदरणीय शरद जी। आपके भाव बहुत कुछ बोल गए हैं, बहुत कुछ है आपके भाव मन में, और वो कम शब्दों में ही हम सबको प्रतीत हो गए हैं। मैं आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा जी को समय को देखते हुए रमेश चंद्र मेहरा जी को सादर आमंत्रित करता हूँ अपनी बात। जी ओम, सदन को नमन। आज की योग कक्षा बहुत अच्छी रही, और हमारे मुख्य अतिथि महोदय ने जो प्रकृति वंदना की है, प्रकृति पर जो लिखा है, वो बहुत ही अनूठा है, और प्रकृति के उन चीजों को छुआ है जिनके संबंध में कभी कोई सोचता भी नहीं है। केंचुओं के संबंध में कौन सोचता है, और उनके सूक्ष्म जीवों के संबंध में कौन सोचता है। तो इतनी गहराई से किसी चीज को लिखना, ये मन को बहुत छू गई बात। और निश्चित रूप से ये जो है हमारे योगाहार की ही वो सब एक तरह से जो यात्रा है, उसमें से निकली हुई ये सारे जो मनन चिंतन जो आपने कहा है, उसी से निकला है। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी ओम। धन्यवाद जी। मुझे लगता है कि सदन के हर व्यक्ति को कुछ न कुछ आदरणीय पवन जी, दिनेश जी और इसके कविता के ऊपर अपना कमेंट करना है। समय बहुत कम है। मैं चाहूंगा कि इसका शेष भाग कल सभी लोग इत्मीनान से इस पर कमेंट करें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि जल्दीबाजी में जैसे शरद जी भी नहीं कर पा रहे हैं पूरी बात, या कोई नहीं कर पाता है, तो मैं चाहूंगा सदन से आज्ञा कि ऐसा हो जाए कि शेष व्यक्ति, मैंने स्क्रीनशॉट ले लिए हैं जो आज यहाँ उपस्थित हैं, उनको कल प्राथमिकता के साथ आमंत्रित करूंगा और इस पे अपने पूरे विचार रख सकें। ऐसा अगर सदन सहमति देता है तो मैं फिर आगे अपनी बात रखूं। सहमति है सर? आदरणीय पवन कुमार जी सर। ठीक। जी जी, क्योंकि मन के विचार रोकना नहीं चाहिए। मन में बहुत लोगों के मन में बहुत कुछ कहने की जिज्ञासा है, लेकिन समय नहीं है तो वो नहीं कह पाएंगे। तो मैं चाहूंगा सदन के कल जो भी रह गए हैं वो कल अपनी कमेंट करें आज की कविता पर और आज के इस युवाहार कार्यक्रम के प्रेजेंटेशन पर। मैं रंजना जी को आमंत्रित करूंगा कि 2 शब्द वो कहें, चूंकि वो आज की योगाचार रही हैं। आदरणीय पवन जी और दिनेश जी, सेमवाल जी, सभी मिलकर के अपनी बात 2 शब्द आप कहें और फिर हम समापन करेंगे। जी रंजना जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद योगाहार मंच को, और आज के हमारे प्रमुख वक्ता आदरणीय श्री पवन कुमार सर को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं, जो आज उन्होंने अपनी पहली कविता प्राकृतिक जैविक खेती को समर्पित आज हमें सुनाई, और बहुत अच्छा लगा। मन को छूने वाली कविता, जो उनका जो सखोल अभ्यास है प्राकृतिक और जैविक खेती के ऊपर, वो पूरा का पूरा हमें इस कविता में उन्होंने दिखा दिया है वर्णन। तो मैं आदरणीय श्री पवन कुमार सर को बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं कि आने वाले
दिनों में और भी नए नए कविताएं वो और प्रस्तुत करे और उनका नाम और भी रोशन हो जाए। और ये जो कविता जो है समर्पित प्राकृतिक जैविक खेती की, जो अगर स्कूलों में बच्चों को अवश्य पढ़ाएंगे और बच्चों अवश्य सुनेंगे तो इससे और जन जागृति हो जाएगी। बच्चों के मन में जिज्ञासा और उत्पन्न होगी कि ये जैविक खेती कैसी है, क्या है, कैसे सीखना है, केचुआ कैसा होता है, ये उनको पता ही नहीं होता है। तो इसके बारे में हम अवश्य उनको बता देंगे बच्चों को। तो मैं पवन सर को बहुत-बहुत ढेर सारी शुभकामना देते हैं और जी धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद रंजना जी। धन्यवाद रंजना जी और धन्यवाद दिनेश जी सेमवाल जी, धन्यवाद आदरणीय पवन जी। अब मैं आदरणीय डॉक्टर कुसुम भारद्वाज जी को दिनेश भैया जी को भी, दिनेश सर को तो धन्यवाद। आदरणीय डॉक्टर कुसुम भारद्वाज जी को आमंत्रित करूंगा, वो आए और सबका आभार ज्ञापित करें। आज यहीं विराम देते हैं। आज की योगहर का शेष कल सबके मन की बात सुनेंगे और कल राकेश गौर जी बिल्कुल तैयार हैं, अपनी कविता तैयार रखी है उनने सुनाने की। राकेश जी भी कविता सुनाते हैं बहुत इसमें कवि हैं, तो वो कल कविता भी सुनाएंगे।